जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का विस्तृत रूप से जीवन परिचय के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अपना योगदान दिया है और अपनी लेखन कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी लेखन कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को उत्साहित किया। तो आज के अध्याय में हम लोग जानेंगे ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है नागार्जुन जी। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के अध्याय की तरफ और नागार्जुन जी के बारे में जानते हैं विस्तार रूप से। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि। नागार्जुन जी का जन्म 11 जून 1911 ईस्वी तथा मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा तथा यह उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक में खो गया। नागार्जुन जिनकी तस्वीर है ये। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार, भारत के पुस्तकालय पार्क में नागार्जुन की मूर्ति। जन्म वैद्यनाथ मिश्र 11 जून 1911, गांव सतलखा, मधुबनी, बिहार, भारत। पैतृक गांव तरौनी, दरभंगा, बिहार। मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी। उस समय इनकी उम्र लगभग 87 वर्ष थी। मृत्यु का स्थान था ख्वाजा सराय, दरभंगा, बिहार, जो कि भारत में है। लेखक नागार्जुन जी का दूसरा नाम नागार्जुन हिंदी तथा यात्री मैथिली में। इनका मुख्य रूप से पेशा था कवि और लेखन कला। इनको हिंदी, मैथिली, बंगाली और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। गद्य और पद्य विद्या में इन्होंने महारत हासिल की थी। इनका मुख्य विषय था कविता, कहानी और निबंध लिखना। ये प्रगतिवाद आंदोलन में शामिल रहे। इनकी उल्लेखनीय कहानी है पत्रहीन, नग्न गाछ, बलचनवा, यकाम, युगधारा। इनको अनेकों पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1969 ईस्वी में इनको दिया गया था। भारती पुरस्कार, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। अब इनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। यह
उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुईं और असमय ही वे सब चल बसीं। संतान ना जीने के कारण गोकुल मिश्र अति निराशापूर्ण जीवन में रह रहे थे। अशिक्षित ब्राह्मण गोकुल मिश्र ईश्वर के प्रति आस्थावान तो स्वाभाविक रूप से थे ही, पर उन दिनों अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा ज़्यादा ही करने लगे थे। वैद्यनाथ धाम देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ की उन्होंने यथाशक्ति उपासना की और वहाँ से लौटने के बाद घर में पूजा पाठ में भी समय लगाने लगे। फिर जो 5वीं संतान हुई तो मन में यह आशंका भी पनपी कि 4 संतानों की तरह यह भी कुछ समय में ठक्कर चल बसेगा, अतः इसे ठक्कन कहा जाने लगा। काफ़ी दिनों के बाद इस ठक्कन का नामकरण हुआ और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। गोकुल मिश्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। वे काम धाम कुछ करते नहीं थे। सारी ज़मीन बटाई पर दे रखी थी और जब उपज कम हो जाने से कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई तो उन्हें ज़मीन बेचने का चस्का लग गया। ज़मीन बेचकर कई प्रकार की गलत आदतें पाल रखी थीं। जीवन के अंतिम समय में गोकुल मिश्र अपने उत्तराधिकारी वैद्यनाथ मिश्र के लिए मात्र 3 कट्टा उपजाऊ भूमि और प्रायः उतनी ही वास भूमि छोड़ गए, वह भी सूद भरना लगा कर। बहुत बाद में नागार्जुन दंपति ने उसे छुड़ाया। ऐसी पारिवारिक स्थिति में बालक वैद्यनाथ मिश्र पलने बढ़ने लगे। 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता गोकुल मिश्र अपने एकमात्र मातृहीन पुत्र को कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव उस गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। घुमक्कड़ी का अणु जो बाल्यकाल में ही शरीर के अंदर प्रवेश पा गया, वह रचना धर्म की तरह ही विकसित और पुष्ट होता गया। वैद्यनाथ मिश्र की आरंभिक शिक्षा उक्त पारिवारिक स्थिति में लघु सिद्धांत, कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुई। उस जमाने में मिथिलांचल के धनी अपने यहाँ निर्धन मेधावी छात्रों को प्रश्रय दिया करते थे। इस उम्र में बालक वैद्यनाथ ने मिथिलांचल के कई गांवों को देख लिया। बाद में विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। बौद्ध के रूप में उन्होंने राहुल साकृत्यानंद को अग्रज माना। बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकर परिवेन में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। राहुल और नागार्जुन गुरु भाई हैं। लंका की उस विख्यात बौद्धिक शिक्षण संस्था में रहते हुए मात्र बौद्ध दर्शन का अध्ययन ही नहीं हुआ, बल्कि विश्व राजनीति की ओर रुचि जगी और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की ओर सजग नज़र भी बनी रही। सन 1938 ईस्वी के मध्य में वे लंका से वापस लौट आए। फिर आरंभ हुआ उनका घुमक्कड़ जीवन। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्ष भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त जेल की सज़ा भी भुगती। चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वे रचनात्मक के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। सन 1974 के अप्रैल
में जेपी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जनयुद्ध चल रहा है जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की ही नहीं कर्म की हो, इसलिए मैं आज अनशन पर हूँ, कल जेल भी जा सकता हूं और सचमुच इस आंदोलन के सिलसिले में आपात स्थिति से पूर्व ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर काफ़ी समय जेल में रहना पड़ा। सन 1948 ईस्वी में पहली बार नागा अर्जुन पर दम्मा का हमला हुआ और फिर कभी ठीक से इलाज ना कराने के कारण आजीवन वे समय समय पर इससे पीड़ित होते रहे। 2 पुत्रियों एवं 4 पुत्रों से भरे पूरे परिवार वाले नागा अर्जुन कभी गृहस्थ धर्म ठीक से नहीं निभा पाए और इस भरे पूरे परिवार के पास अंचल संपत्ति के रूप में विरासत में मिली वही 3 कट्टा उपजाऊ तथा प्राय उतनी ही वासभूमि रह गई। लेखन कार्य एवं प्रकाशन। नागा अर्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागा अर्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैद्य उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। सन 1936 में सिंहल में विद्यालंकार परिवेन में ही नागा अर्जुन नाम ग्रहण किया। आरंभ में उनकी हिंदी कविताएं भी यात्री के नाम से ही छपी थी। वस्तुतः कुछ मित्रों के आग्रह पर 1941 ईस्वी के बाद उन्होंने हिंदी नागा अर्जुन के अलावा किसी नाम से ना लिखने का निर्णय लिया था। नागा अर्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो 1929 ईस्वी में लहेरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्वबंधु में छपी थी। नागा अर्जुन लगभग 68 वर्ष सन 1929 से 1997 तक रचना कर्म से जुड़े रहे। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, बाल साहित्य सभी विद्याओं में उन्होंने कलम चलाई। मैथिली एवं संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला से भी वे जुड़े रहे। बांग्ला भाषा और साहित्य से नागा अर्जुन का लगाव शुरू से ही रहा। काशी में रहते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन में बांग्ला साहित्य को मूल बांग्ला में पढ़ना शुरू किया। मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 ईस्वी में शुरू किया और सितंबर 1979 ईस्वी तक लगभग 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। कुछ रचनाएं बांग्ला की पत्र पत्रिकाओं में भी छपी, कुछ हिंदी की लघु पत्रिकाओं में लिप्यंतरण और अनुवाद सहित प्रकाशित हुई। मौलिक रचना के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। कालिदास उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे और मेघदूत प्रिय पुस्तक। मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद उन्होंने 1953 ईस्वी में किया था। जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद उन्होंने 1948 ईस्वी में ही कर चुके थे। वस्तुतः 1944 और 1954 ईस्वी के बीच नागा अर्जुन ने अनुवाद का काफ़ी काम किया। बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र के कई उपन्यासों और कथाओं का हिंदी अनुवाद छपा भी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का गुजराती से हिंदी में अनुवाद 1945 ईस्वी में किया था। सन 1965 ईस्वी में उन्होंने विद्यापति के 100 गीतों का भावानुवाद किया था। बाद में विद्यापति के और गीतों का भी उन्होंने अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यापति की पुरुष परीक्षा जो कि संस्कृत में है की 13 कहानियों का भी भावानुवाद किया। जो विद्यापति की कहानियाँ नाम
से 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ कविता संग्रह जो इस प्रकार है। युगधारा जो कि 1953 ईस्वी में लिखी गई थी। सतरंगे पंखों वाली जो कि 1959 ईस्वी में लिखी गई थी। प्यासी पथराई आँखें जो कि 1962 ईस्वी में लिखी गई थी। तालाब की मछलियाँ जो कि 1974 ईस्वी में लिखी गई थी। तुमने कहा था जो कि 1980 ईस्वी में लिखी गई थी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने जो कि 1980 ईस्वी में लिखी गई थी। हजार हजार बाहों वाली जो कि 1981 ईस्वी में लिखी गई थी। पुरानी जूतियों का कोरस जो कि 1983 ईस्वी में लिखा गया था। रत्न गर्भ जो कि 1984 ईस्वी में लिखा गया था। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या जो कि 1985 ईस्वी में लिखा गया था। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो कि 1986 ईस्वी में लिखा गया था। इस गुब्बारे की छाया में जो कि 1990 ईस्वी में लिखा गया था। भूल जाओ पुराने सपने जो कि 1994 ईस्वी में लिखा गया था। अपने खेत में जो कि 1997 ईस्वी में लिखा गया था। प्रबंध काव्य में भस्मासुर नामक काव्य था जो कि 1970 ईस्वी में लिखा गया था। भूमिजा नाम से भी प्रबंध काव्य लिखा गया था। निबंध में उनके द्वारा लिखा गया था हिमालय की बेटियाँ। उपन्यास में उनके द्वारा लिखा गया था रतिनाथ की चाची जो कि 1948 ईस्वी में लिखा गया था। बलचनवा जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया था। नई पौध जो कि 1953 ईस्वी में लिखा गया था। बाबा बटेश्वर नाथ जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया था। वरुण के बेटे जो कि 1956 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी के बीच लिखा गया था। दुख मोचन जो कि 1956 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी के बीच लिखा गया था। कुंभी पाक जो कि 1960 ईस्वी से लेकर 1972 ईस्वी के बीच में चंपा नाम से भी प्रकाशित हुआ था। हीरक जयंती जो कि 1962 ईस्वी में लिखा गया था और 1979 ईस्वी में अभिनंदन नाम से भी प्रकाशित किया गया था। उग्र तारा जो कि 1963 ईस्वी में लिखा गया था। जमनिया का बाबा जो कि 1968 ईस्वी में लिखा गया था। इसी वर्ष इमरतिया नाम से भी प्रकाशित किया गया था। गरीब दास जो कि 1990 ईस्वी में लिखा गया था। संस्मरण में एक व्यक्ति एक युग जो कि 1963 ईस्वी में लिखा गया था। कहानी संग्रह में आसमान में चंदा तैरे जो कि 1982 ईस्वी में लिखा गया था। आलेख संग्रह में अन्नहीनम क्रियाहीनम जो कि 1983 ईस्वी में लिखा गया था। बम भोलेनाथ जो कि 1987 ईस्वी में लिखा गया था। बाल साहित्य में कथा मंजरी भाग 1 जो कि 1958 ईस्वी में लिखा गया था। कथा मंजरी भाग जो कि 1948 ईस्वी में लिखा गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि 1955 ईस्वी में लिखा गया था। बाद में भगवान राम के नाम से तथा अब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रकाशित हुआ। विद्यापति की कहानियाँ जो कि 1964 ईस्वी में लिखा गया था। मैथिली रचनाएं
चित्रा कविता संग्रह जो कि 1949 ईस्वी में लिखा गया था। पत्रहीन नग्न गांच जो कि 1967 ईस्वी में लिखा गया था। पका है यह कटहल जो कि 1995 ईस्वी में लिखा गया था। चित्रा एवं पत्रहीन नग्न गांच की सभी कविताओं के साथ 52 असंकलित मैथिली कविताएं हिंदी पद्य अनुवाद सहित लिखा गया था। पारो नाम से उपन्यास लिखा गया था जो कि 1946 ईस्वी में लिखा गया था। नवतुरिया नाम से उपन्यास लिखा गया था जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया था। बंगला में भी उन्होंने रचनाएं की थी जो इस प्रकार हैं। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा जो कि 1997 ईस्वी में लिखा गया था। देवनागरी लिप्यांतर के साथ हिंदी पद्य अनुवाद फिर किया गया था। संचयन एवं समग्र में नागार्जुन रचना संचयन राजेश जोशी साहित्य अकादमी नई दिल्ली से। नागार्जुन चुनी हुई रचनाएं 3 खंड वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया था। नागार्जुन रचनावली 2003 7 खंडों में संख्या शोभाकांत राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया था। नागार्जुन पर केंद्रित विशिष्ट साहित्य नागार्जुन का रचना संसार विजय बहादुर सिंह प्रथम संस्करण जो कि 1982 ईस्वी में लिखा गया था। संभावना प्रकाशन हापुड़ से पुनः प्रकाशन 2009 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से भी प्रकाशित किया गया था। नागार्जुन की कविता अजय तिवारी संशोधित संस्करण 2005 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। नागार्जुन का कवि कर्म खगेंद्र ठाकुर प्रथम संस्करण 2013 प्रकाशन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। जन कवि हूँ मैं संपादक राम कुमार कृषक प्रथम संस्करण जो कि 2012 ईस्वी में अलाव की नागार्जुन जन्मशती विशेषांक का संशोधित पुस्तकीय रूप इंद्रप्रस्थ प्रकाशन नई दिल्ली से किया गया था। नागार्जुन अंतरंग और सृजन कर्म संपादक मुरली मनोहर प्रसाद सिंह चंचल चौहान नया पथ के नागार्जुन जन्मशती विशेषांक का संशोधित पुस्तकीय रूप लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। आलोचना सहस्राब्दी अंक 43 अक्टूबर दिसंबर 2011 संपादक अरुण कमल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तुमी चिर सारथी यात्री नागार्जुन आख्यान तारानंद वियोगी मैथिली से अनुवाद केदार कानन अविनाश पहले पहल पुस्तिका के रूप में फिर अंतिका प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। युगों का यात्री नागार्जुन की जीवनी तारानंद वियोगी रजा पुस्तकमाला के तहत राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1969 ईस्वी में मैथिली में पत्रहीन नग्न गांच के लिए उन्हें दिया गया था। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा उन्हें दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था। राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया था। राहुल साकृत्यानंद सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार से हिंदी अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
समालोचना में नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा ही जीवंत रूप में उपस्थित देखी जा सकती है। उनका कवि व्यक्तित्व कालिदास और विद्यापति जैसे कई कालजयी कवियों के रचना संसार के गहन अवगहन बौद्ध एवं मार्क्सवाद जैसे बहुजनोन्मुख दर्शन के व्यावहारिक अनुगमन तथा सबसे बढ़कर अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ाव तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। उनका यात्रीपन भारतीय मानस एवं विषय वस्तु को समग्र और सच्चे रूप में समझने का साधन रहा है। मैथिली, हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, बांग्ला, सिंहली, तिब्बती आदि अनेकानेक भाषाओं का ज्ञान भी उनके लिए इसी उद्देश्य में सहायक रहा है। उनका गतिशील, सक्रिय और प्रतिबद्ध सुदीर्घ जीवन उनके काव्य में जीवंत रूप से प्रतिबिंबित है। नागार्जुन का सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। उन्होंने आज़ादी के पहले और बाद में भी कई बड़े जन आंदोलनों में भाग लिया था। 1939 ईस्वी से 1942 ईस्वी के बीच बिहार में किसानों के एक प्रदर्शन का नेतृत्व करने की वजह से जेल में भी रहे। आज़ादी के बाद लंबे समय तक वो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। जन संघर्ष में अडिग आस्था, जनता से गहरा लगाव और एक न्यायपूर्ण समाज का सपना, ये तीन गुण नागार्जुन के व्यक्तित्व में ही नहीं उनके साहित्य में भी घुले मिले हैं। निराला के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने इतने छंद, इतने ढंग, इतनी शैलियाँ और इतने काव्य रूपों का इस्तेमाल किया है। पारंपरिक काव्य रूपों को नए कथ्य के साथ इस्तेमाल करने और नए काव्य कौशलों को संभव करने वाले वे अद्वितीय कवि हैं। उनके कुछ काव्य शिल्पों में ताक झांक करना हमारे लिए मूल्यवान हो सकता है। उनकी अभिव्यक्ति का ढंग तिर्यक भी है, बेहद ठेठ और सीधा भी। अपनी तिर्यकता में वे जितने बेजोड़ हैं, अपनी वागिता में उतने ही विलक्षण हैं। काव्य रूपों में इस्तेमाल करने में उनमें किसी प्रकार की कोई अंतर्बाधा नहीं है। उनकी कविता में एक प्रमुख शैली स्वागत में मुक्त बातचीत की शैली है। नागार्जुन की ही कविता से पद उधार ले तो कह सकते हैं, स्वागत शोक में बीज निहित है, विश्व व्यथा के भाव, भाषा पर बाबा का गजब अधिकार है। देसी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय पदावली तक उनकी भाषा के अनेकों स्तर हैं। उन्होंने तो हिंदी के अलावा मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में अलग से बहुत लिखा है। जैसा पहले भावबोध के संदर्भ में कहा गया, वैसे ही भाषा की दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि बाबा की कविताओं में कबीर से लेकर धूमिल तक की पूरी हिंदी काव्य परंपरा एक साथ जीवंत है। बाबा ने छंद से भी परहेज नहीं किया, बल्कि उसका अपनी कविताओं में क्रांतिकारी ढंग से इस्तेमाल करके दिखा दिया है। बाबा की कविताओं की लोकप्रियता का एक आधार उनके द्वारा किया गया छंदों का सधा हुआ चमत्कारिक प्रयोग भी है। समकालीन प्रमुख हिंदी साहित्यकार उदय प्रकाश के अनुसार यह जोर देकर कहने की ज़रूरत है कि बाबा नागार्जुन 20वीं सदी की हिंदी कविता के सिर्फ भदेश और मात्र विद्रोही मिजाज के कवि ही नहीं, वे हिंदी जाति के सबसे अद्वितीय मौलिक बौद्धिक कवि थे। वे सिर्फ एग्जिट पोएट नहीं, पारंपरिक भारतीय काव्य परंपरा के विरल अभिजात और एलिट पोएट भी थे। उदय प्रकाश ने बाबा नागार्जुन के व्यक्तित्व, निर्माण एवं कृतित्व की व्यापक महत्ता को एक साथ संकेतित करते हुए एक ही महाकाव्य में लिखा है कि खुद ही विचार करिए, जिस कवि ने बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का गहन अध्ययन किया,
हो, राहुल साकृत्यानन और आनंद कौशल्यानन जैसी प्रचंड मेधाओं का साथी रहा हो, जिसने प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा का ज्ञान पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत जैसी भाषाओं में महारत हासिल करके प्राप्त किया हो, जिस कवि ने हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में लगभग एक जैसा वाग्वैद्य गद अर्जित किया हो, अपनी मूल प्रज्ञा और संज्ञान में जो तुलसी और कबीर की महान संत परंपरा के निकटस्थ हो, जिस रचनाकार ने बलचनवा और वरुण के बेटे जैसे उपन्यासों द्वारा हिंदी में आंचलिक उपन्यास लेखन की नींव रखी हो, जिसके चलते हिंदी कथा साहित्य को रेणु जैसी ऐतिहासिक प्रतिभा प्राप्त हुई हो, जिस कवि ने अपने आक्रांत निजी जीवन ही नहीं बल्कि अपने समूचे द्वीप और काल की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और व्यक्तित्व पर अपनी निर्बाध कलम चलाई हो। संस्कृत में 20वीं सदी के किसी आधुनिक राजनीतिक व्यक्तित्व लेनिन पर समूचा खंड काव्य रच डाला हो, जिसके हैंडलूम के सस्ते झोले में मेघदूतम और ऐका नामक पॉलिटिकल वीकली एक साथ रखे मिलते हों, जिसकी अंग्रेजी भी किसी समकालीन हिंदी कवि या आलोचकों से बेहतर ही रही हो, जिसने रजनी पाम, दत्त, नेहरू, बर्तोलत ब्रेख्ट, निराला, लुशुन से लेकर विनोबा मोरारजी, जेपी लोहिया, केन्याता, एलिजाबेथ आइजनहावर आदि पर स्मरणीय और अत्यंत लोकप्रिय कविताएं लिखी हो। 20वीं सदी की हिंदी कविता का प्रतिनिधि बौद्धिक कवि है वह है। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में अनेकों रचनाएं की, अनेकों भाषाओं में उन्हें लिखा तथा लोगों के सामने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। अपनी लेखन कला के माध्यम से अपने देश के प्रति अपना योगदान दिया और जीवन भर प्रयत्नशील बनकर संघर्ष करते रहें। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल को पूरा किया और अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो आज के अध्याय में इतना ही। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक लेखक ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ सहकर अपने आप को प्रयत्नशील बनाकर रखा। तो इस तरह से ही हम लोग देखेंगे अगले अध्याय में एक नए लेखक के बारे में जानेंगे, उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए अपना योगदान दिया है। तो आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।